किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि चुनावों की घोषणा के बाद ही सियासी पारा चढ़ता है। एक तरह से कहें कि राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत होती है, नैरेटिव बनना शुरू होता है। क्या मुख्य मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव की घोषणा के बाद ही ये चर्चा होती है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार वो राज्य है जो हमारे देश के उन तमाम प्रदेशों में से अग्रणी राज्य कहा जाता है जहां पर लोग राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व और काफी ज्यादा सजग माने जाते हैं। उस बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और एक तरह से ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि चुनावों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है और सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लगातार रैलियां हो रही हैं, राजनीतिक दौरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ ही कई सारे तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारा सवाल आज आप लोगों के लिए यह है कि बिहार चुनाव में इस बार का मुद्दा क्या है। मैं मुद्दे चारों आपको बताऊं। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा चर्चा में हमारे नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, राजनीतिक संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा सर को। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सर आपका। नमस्ते नमस्ते। और चूंकि पॉली टॉक ये कार्यक्रम नवभारत टाइम्स का और ये मुख्य एक तरह से कहें कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है नरेंद्र नाथ सर का, क्योंकि ये उनका गृह प्रदेश है, तो इसलिए और भी ज़्यादा जानकारी भी वो रखते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ वो इस पर बात भी करते हैं। तो सर, आज हमने अपने दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ा है। सवाल ये कि बिहार चुनाव में इस बार का मुद्दा क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए हैं। उसके इतर हम ये चाहेंगे कि कोई और भी ऑप्शन अगर नजर आता है हमारे व्यूअर्स को तो वो भी कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और इन 4 ऑप्शन में अगर आपको लगता है तो कमेंट करके आप 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन सर ये है बिहार का विकास, दूसरा है डबल इंजन सरकार का काम, तीसरा एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा और चौथा है पीएम मोदी की मां का अपमान। तो सर बताइए, बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, अभी तो घोषणा भी नहीं हुई। ये वो आप जब जो क्रिकेट के शौकीन होंगे जानते होंगे कि जब मैच होता है तब जैसे इंडिया इंग्लैंड पे जाती है तो 4 टेस्ट मैच का सीरीज होता है, तो उससे पहले याद होगा पहले वार्म अप मैच होते थे, 3 डे मैच, 4 डे मैच डोमेस्टिक टीम के साथ और उसमें तैयारी होती थी, देखते थे कि कौन सा पिच कैसी खेल रही है, एडजस्टमेंट होता था। और कुछ प्लेयर उसमें आउट ऑफ फॉर्म दिखते थे, कुछ फॉर्म में दिखते थे। और मेरा अपना अभी तक जो मैंने क्रिकेट देखा है उससे आप कुछ अंदाज नहीं लगा सकते थे कि असल सीरीज में क्या होता है और बड़ा अलग होता था। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ इसी तरह का मामला है। ये वार्म अप मैच है। अच्छा। इसमें हर किसी ने अपनी तरफ से पहल लेने की कोशिश की है। इसमें पहले आपने राहुल गांधी की आपने वोट अधिकार यात्रा देखी, कल से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अधिकार यात्रा पर, आज प्रधानमंत्री को आपने देखा। हर जैसा आपने कहा कि उधर लगातार पूरे बिहार में प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, एक विकास यात्रा, एक नीतीश कुमार यात्रा निकाल चुके हैं। लेकिन आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि जब सारे लोग यात्रा पे निकल रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, तो इनके बीच में फिर मुद्दे अभी हम तलाशने क्यों पड़ रहे हैं? मैं सर आपको रोकूंगा क्योंकि आप एक नाम को नजरअंदाज कर गए। आप तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज कर गए, जो अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी राघोपुर में सामग्री बांट रहे हैं खाने की। वो भी निकले हुए हैं अपने रैली पर, बिल्कुल अपनी यात्रा में। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब वो देखिए, वो एक जैसे होता है ना कि वो आप पॉलिटिक्स में जो कैमियो फैक्टर कहते हैं, तो कुछ मीडिया के लिए वो बड़ा इस बार वो हम लोगों के लिए वो एक अच्छे टीआरपी फैक्टर जरूर होंगे। वो खास करके इलेक्शन में कितना असर होगा वो तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन हाँ ठीक, मुद्दे की बात कर रहे हैं सर। तो अब मुद्दे जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे 2 बार से अगर इलेक्शन देखें, अगर आप पिछले बिहार को जैसे 2015 का इलेक्शन देखिए, 2020 का इलेक्शन देखिए, ठीक बात, दोनों बार रनअप बड़ा ये रहा है। लेकिन लास्ट में इलेक्शन जो 15-20 दिन 1 महीने का जो रहा है, आप देखें, अब 2015 याद कीजिए तो ठीक है, गठबंधन मजबूत था लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का, बीजेपी मोदी जी के सामने में वो। लेकिन आप याद कीजिए, तमाम तरह के पीएम ने बिहार पैकेज की घोषणा की थी, सब कुछ वो एक नया चल रहा था, सब कुछ मजबूत दिख रहा था। पाकिस्तान में आतिशबाजी भी हुई थी,
सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अचानक आपको याद होगा कि बीच में आरक्षण का एक मुद्दा सामने आ गया था इलेक्शन से ठीक 20 दिन पहले, और फिर पूरा चुनाव उसी इर्द गिर्द घूम गया उसी पर हो गया। वो भी पिछली बार आपको याद होगा कि जैसे मैं पर्सनली कह रहा हूं कि बिहार को जानने के बावजूद पिछली बार मुझे लग रहा था कि कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन से 1.5-2 महीना पहले तक, 1-1.5 महीना पहले तक, क्योंकि तेजस्वी और कांग्रेस इस बार तो कुछ स्टार्ट भी ले रही है, लेकिन पिछली बार तो उनकी निग्लिजिबल प्रेजेंस थी। तेजस्वी यादव थे, याद होगा कि जुलाई तक तो लॉकडाउन का ही मुद्दा था, बिल्कुल, और ये भी आप बात ताजा करनी पड़ेगी, कोरोना के बाद जस्ट बाद ही अक्टूबर में चुनाव हुए थे। तो वो तो उसमें याद होगा कि वो तो 2-3 महीने तक बिहार की जनता खोज रही थी कि तेजस्वी यादव है कहाँ। तो इलेक्शन वो ये चर्चा थी कि 3 महीना के लिए लंदन में थे, ग्राउंड पे। तो मुझे लग रहा था कि बिहार में कोई इलेक्शन नहीं है, और पहली बार ये इस बार भी हो सकता है कि डबल सेंचुरी मार ली, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगा था। लेकिन जब बिहार पहुंचा कि इलेक्शन से 20 दिन पहले वो 10 लाख रोजगार का जो मुद्दा था वो ऐसा रोल आउट कर गया था कि पूरा कंप्लीट बदल गया। तो मुझे 2 बार 2015-2020 का दो अनुभव देखते हुए मुझे लगता है कि जो बिहार जो चुनाव होता है, जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उस वक्त तक क्या पिक रहता है, किस तरह से दोनों ओर से की जाती है, टिकट किस तरह से बढ़ता है, मुझे लगता है कि उसके बाद ही देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। हाँ, 2015 और 20 में एक बड़ा फर्क ये भी था कि सर 2015 में जहां पर लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे, फ्रंट पर थे, वहीं 2020 में महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए पूरी तरह से स्टार प्रचारक, पूरी तरह से चुनाव की कमान अकेले अपने दम पर तेजस्वी यादव के हाथों में ही थी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो। जी, तो ये जो मुद्दे 4 आपको नजर आ रहे हैं कि भाई विकास पर चुनाव होगा क्या बिहार के, या फिर डबल इंजन की सरकार जो चल रही है इतने सालों से उस पर लोग अच्छे काम और क्या कमी रह गई है, या काम क्या और बेहतर हो सकता था उसको लेकर लोग चर्चा करके वोट डालने जाएंगे, या एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा हावी रहेगा, या फिर पीएम की माताजी के जो अपमान की बात की गई है, एआई की वीडियो आई, उससे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच पर जो कुछ हुआ, हालांकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये सारी बातें, लेकिन बीजेपी की तरफ से बंद का भी आह्वान किया। तो मुद्दे सर यही रहेंगे। आज तो लाठी भी चली है दारोगा भर्ती को लेकर सर पटना में, या बेरोजगारी महंगाई चली है, और मुझे लग रहा है कल या परसों भी चली थी। मुझे लग रहा है कि हाल के समय में देखिए आप जैसे एक फैक्टर की बात में मैं उनको कितनी सीटें आएंगी, कितनी वोट आएगी, ये सब मैं उस डाटा साइंस में नहीं जाऊंगा, ना प्रेडिक्शन गेम में जाऊंगा, लेकिन मैं ये बात इस क्रेडिट दूंगा कम से कम प्रशांत किशोर को कि इस चुनाव में उन्होंने कम से कम मुद्दों के स्तर पे मुद्दों को स्टैब्लिश करने के नाम पर और मुद्दों का पिच बदलने के नाम के मोर्चे पर उनका जो एक नैरेटिव था, उन्होंने जो कई सारी चीज़ों को सेंटर स्टेज में लाया, जो वो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाई कि बिहार को आपने पॉलिटिकली गोल फील्ड बना दिया है कि यहाँ पे सब लोग खाली वोट देने मांगने आते हैं, 40 एमपी यहाँ से चुन के दिल्ली भेजे जाते हैं और फिर सारा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जाता है। बिहार से सांसद चुनने नेता आते हैं दिल्ली से, वो लगातार बोले जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं मैं कल एक दिन के लिए कल मैं पटना में था, कई सारे स्टूडेंट से बीच बात हो रही थी, तो कई सारे छात्र सांसद का कार्यक्रम था, वहां पे अलग अलग स्टूडेंट के जिले के स्टूडेंट आए थे। तो मुझे ये ऑनेस्टली जब मैं व्यक्तिगत तौर पे जानने की कोशिश कर रहा था क्या मूड है, तो कई सारे स्टूडेंट ने खुल के कहा कि नहीं उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मुद्दे बहुत अच्छे उठाए। तो वो तो इस मामले में उनको फुल पॉइंट जाता है कि उन्होंने जो कई सारे उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, आप इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, जब जो वादा इस चुनाव में तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इतना तो बजट भी नहीं है, आप कहां से लेकर आओगे पैसा, इतना हवा हवाई आप जो वादा कर रहे हो, जो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी सर। अब जैसे इसके अलावा उन्होंने बड़ा जो पॉलिटिकली दूसरे दलों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, उन्होंने उठाया मुद्दा कि हम शराबबंदी बंद कर देंगे, शराबबंदी जो शराबबंदी है उसको तुरंत खोल देंगे, शराब बिकने लगेंगी। ठीक है। आप ये किसी मेन स्ट्रीम राजनीतिक दलों से आप इस तरह से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो लगातार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो वहां पे तो वो एक जोखिम ले रहे हैं। और
वो ले सकते हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल अभी नहीं है, उनका वही खासियत भी है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से खेलेंगे, तब तो वहाँ एस्टेब्लिश बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। उनको एक अलग साइड से खेलना था, जहां पे उनका अपना जातिगत आधार नहीं था, उनके पास कोई अपना वोट बैंक नहीं था, ना उनके पास कोई एक पुरानी लीगेसी नहीं थी, तो उनको एक ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने थे या इस तरह से उनको एंट्री मारनी थी कि सबका कुछ उनको हासिल हो। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं उनको हासिल होगा नहीं होगा उस पर बिना गए, लेकिन जिस मुद्दे के साथ गए वो मुद्दे अब साउंड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो चाहे प्रधानमंत्री से लेकर या तेजस्वी यादव तक हर आदमी कहीं ना कहीं जो उस तरह के जो क्रिएट किए गए उस नैरेटिव को, अब उस पर लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में निवेश नहीं होता है, बिहार में पलायन बहुत अधिक होता है। और मुझे अभी भी कोई भी हो, तेजस्वी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, मैं इस बारे में जो आप कह रहे हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह दूं, इस बार बिहार में भावनात्मक मुद्दा नहीं चलेगा। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ। इस बारे में है, हाँ, इस बार लोगों में क्लियरिटी है कि दूसरे जाति अपने जी जाति नहीं, जाति 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 तो देखिए, जाति की सच्चाई तो पूरे इंडिया में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाति का वोट बैंक सब जगह पे, ये भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर आप देखिए, वोटर का कब होता है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपको अपनी जाति के लोग वोट नहीं करेंगे। तो मतलब हर आदमी, चाहे आरजेडी का अगर अपना जाति वोट हो या जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, उनको भी अपनी जातियों को इस बार एड्रेस करना पड़ेगा। ये जैसे पिछली बार तेजस्वी यादव ने एड्रेस किया ना, तेजस्वी यादव का मैं पिछली बार मैं आपको बात करूं, मैं जब बिहार में उनकी रैलियों को कवर करता था, वो एक दिन में 10 रैली करते थे जी। हर रैली मैक्सिमम 10 मिनट की होती थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। उस रैली में 2-3 मिनट तक वो अभिवादन, ये उनका स्वागत, उनका स्वागत, उनका स्वागत, और अगले 6 मिनट में सिर्फ वो 10 लाख नौकरी की बात करते थे। बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ एक मुद्दा किया, और उनको फायदा ये हुआ कि बिहार में पहली बार आरजेडी को मुस्लिम और यादव के अलावा कहीं दूसरा अगली जातियों, बिल्कुल सही बात, लेकिन पहली बार ना जो एक फिक्स वोट के अलावा पहली बार वोट पाया था। ये सच्चाई है। तो जो पिछली बार आपने छोटे स्तर पे देखी झलक जो देखी, इस बार आपको बहुत ही व्यापक स्तर पे दिखेगा। नहीं, बिल्कुल, वो खुद हमको भी मौका मिला वहां पे पिछली बार चुनाव में जाने का। 5 फेजेज में चुनाव हुए, 3 फेजेज में, क्योंकि हमने भी ग्राउंड को जब कवर किया तो ये देखा कि 3 फेजेज में आरजेडी आगे थी और जो नतीजे आए उसमें भी वही लगा। लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या अति आक्रामकता आखिरी की 2 जो चरण में जो चुनावी सभा में देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई थी। लेकिन आपने चूंकि सर प्रशांत किशोर का जिक्र किया, अपनी बात को भी कंप्लीट कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका। तो क्या आपका कहने का मतलब प्रशांत किशोर की बातों को लोग सीरियसली ले रहे हैं, उनके मुद्दों को सीरियसली ले रहे हैं, भावनात्मक मुद्दा इस बार बिहार में चलने वाला नहीं है? तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो मुद्दे और एजेंडा सेट हो रहा है बिहार के चुनाव में, वो न सिर्फ सत्ता दल के बीजेपी और जेडीयू तो कर ही रही है, विपक्ष से कांग्रेस और आरजेडी भी कर रही है, लेकिन लोग सुन ज्यादा रहे हैं प्रशांत किशोर को, और उनके ही एजेंडे किए हुए सेट आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं? तो क्या कहें कि माना जाए कि बिहार के चुनाव का एजेंडा इस बार प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब एक आप यस नो में पूछेंगे तो मैं इसको यस कहूंगा, लेकिन इसको आप वाइडर में अगर इसका ये देखें तो अगर आपने भी देखा होगा, कई बार क्या होता है कि इलेक्शन में जो होता है ना कि कोई आप जैसे कोई सिनेमा होता है, कोई 3-2.5 घंटे का सिनेमा, तो उसमें जो लीड एक्टर होता है सिनेमा, तो नाम उसी के नाम से होता है, लेकिन कोई आता है 5-10 मिनट के लिए इतना इम्पैक्ट डाल देता है कि वो पूरे फिल्म पे असर डाल देता है। या कई सारे आप जैसे आप ये अगर 2014 का चुनाव कहें आप, तो कंप्लीटली वो मोदी का चुनाव था, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी बुनियाद देखें तो कहीं ना कहीं अन्ना मूवमेंट में हो गया। अगर अन्ना मूवमेंट आप उसको, अगर मैं रेट्रो से आपसे ये सवाल करूं कि क्या अन्ना मूवमेंट नहीं होता तो क्या मोदी लहर भी उतना ही तेज होता, तो शायद इस पे एक डिबेट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। ये मैं एक बहुत बड़े लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत ही छोटे लेवल पर एग्जांपल दूं कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि इस बार अभी झारखंड में महतो फैक्टर था, महतो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है ट्राइबल के सामने में। एक महतो लीडर सामने आया, आक्रामक तरीके से वो अपने समुदाय के साथ कनेक्ट कर गया।
जानते हुए कि वो कैंडिडेट हार रहा है, उनका हार सकता है, सारा समुदाय उनके साथ गया, बीजेपी हार गई। जो इलेक्शन झारखंड में बीजेपी जीत सकती थी, चंपई सोरेन का भी फैक्टर उसमें रहा था, ठीक है, लेकिन आप ट्राइबल वोट मतलब मान रहे थे कि वो मिलेगा ट्राइबल वोट इनको, हेमंत सोरेन को, लेकिन जो महतो वोटर जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट था, वो महतो के सामने वो चला गया, वहां पे उसको वोट ठीक ठाक मिला। वोट किसका मिला होगा? महतो का मिला होगा। प्रशांत किशोर खुद कितने बड़े फैक्टर होंगे मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनके जो उठाए, उनके जो बनाए मुद्दे थे, कई बार क्या होता है ना कि कोई आदमी जो होता है वो मेरे मन में क्या है ना, कई बार वो देखो ये मेरी बात कर रहा है, ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास ये लिबर्टी है कि वो तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों को समान रूप से ब्लेम कर सके, दोनों पे अटैक कर सके, ये सबके पास एबिलिटी नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार कंप्लीटली इसी चीज को कर रही थी कि भैया ट्रेडिशनल तुम लोग जो मुद्दा उठा रहे हो ना, अपने अपने माद में बैठ के जी, उससे थोड़ा निकलना पड़ेगा। एक सवाल सर ये भी आता है कि अगर हम 2003 से देखें या कहीं कि 2005 से देखें, जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तो इस बार के चुनाव में क्या सीएम का चेहरा कौन होगा उसको लेकर भी लोगों के मन में चर्चा है, क्योंकि अभी बीजेपी कह ये जरूर रही है कि चुनाव तो हम नीतीश के चेहरे पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात कहीं से निकलकर सामने नहीं आई है कि चुनाव जीतने के बाद क्या जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, या जेडीयू का कोई और नेता सीएम बनेगा, या बीजेपी की तरफ से सीएम बनेगा, चिराग पासवान उनका चेहरा हो सकते हैं, या अगर हम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की देखें तो आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव हमारी तरफ से हमारे गठबंधन का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उसमें अभी तक हामी नहीं भर रही है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्या राजनीतिक दलों को अपनी तरीके से सीएम का चेहरा हमारे गठबंधन से कौन हो, संगठन से कौन हो, ये सामने लाना चाहिए और एक क्लैरिटी देनी चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए विकल्प नहीं है, मजबूरी है। आज भी जो बिहार में जो संतुलन है, बिहार में जेडीयू एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, वो नीतीश कुमार ही उस पूरे फैक्टर में उसको बैलेंस करते हैं। मतलब एक होता है ना कि मतलब नीतीश कुमार वर्स्ट ऑफ द टाइम में भी इतना वोट जरूर ला सकते हैं जो किसी गठबंधन के मेक या ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को बैठे बैठे खारिज करना, ये पता है, अगर आप खुद समझ सकते हैं 20 साल के बाद भी अगर बीजेपी कुछ नहीं कह पा रही है तो उसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी है, विकल्प की बात नहीं है। और अभी फिलहाल जो भी अगर बीजेपी जीतती भी है तो मेरे हिसाब से अभी उनको वो सत्ता से नीतीश कुमार के बिना वो राज चला सकती है। मुझे अभी भी इस पे स्ट्रॉन्ग डाउट है। कारण नंबर 1 कि बीजेपी के पास क्या वैसा कोई चेहरा है, नहीं है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार अगर आप देखें जो 90s के बाद जब राजनीति में बदलाव आया बिहार में, जो एक नया सोशल जस्टिस का दौर आया, आप जो भी कहें, बिहार में रामविलास, लेकिन सर अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, बीजेपी को चेहरे की जरूरत थोड़ी होती है सर। आप शुरू झारखंड से ही पड़ोस से कीजिए, रघुवर दास के वक्त से आप यहाँ तक अगर हरियाणा तक आ जाएं, आप महाराष्ट्र में आ जाएं, आप राजस्थान देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए। वो राजनीति का एक दौर होता है। जब एक वही पे जब पीक में, जब बिहार में मजबूरी, वही आप ही के सवाल में जवाब आंसर है, जब पीक में भी जब वो नीतीश कुमार को कुछ नहीं कर सकी, अब तो कुछ थोड़ी सी स्थिति हालात बदले हुए हैं। जब उनको किसी की जरूरत नहीं थी तब भी नीतीश उनके लिए मजबूरी थे। अब तो नीतीश के एमपीज की जरूरत तो दिल्ली तक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जब पीक में वो नीतीश को छेड़ नहीं सके, अब सबको अपने हिसाब से अनसेटल कर दिया, और एक बार अनसेटल करने की कोशिश की, 15 में आपने परिणाम देख लिया। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि देखिए तेजस्वी युवा हैं, युवा की तादाद वोटर की काफी ज्यादा बिहार में भी है, हमारे देश में भी युवाओं की अगर हम देखें 35 से कम संख्या जो है 50% के आसपास है, वोटर की भी इसी लिहाज से संख्या होगी, हालांकि डेटा में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन क्या अगर चुनाव सीएम के चेहरे पर नीतीश बनाम तेजस्वी हो जाता है और ये बनाने की कोशिश की जाती है तो किसका फायदा नुकसान होगा इसमें? आप छोड़ दीजिए 20 साल में क्या किया उन्होंने। के लिए बहुत ही कैश 22 सिचुएशन है। नीतीश के रहने से नुकसान है, नहीं रहने से भी नुकसान है। ये वही ना, ये एक अद्भुत डायलेमा है बीजेपी के पास, और इस डायलेमा के लिए खुद मजबूर है।
इसके लिए ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कभी भी बिहार में, आप बताइए कि बिहार में इतने दिन से है कि बिहार में इनकी कभी लीडरशिप खड़ी नहीं हुई, अनसेटल लीडरशिप होती रही। और जैसे मैंने कहा कि 1990 के बाद बिहार में 3 स्तंभ बने, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। इन्हीं तीनों की इर्द गिर्द राजनीति घूमी। ठीक बात। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी विरासत को संभाल लिया। रामविलास पासवान के बाद जो एक उनके चिराग पासवान ने संभाल लिया। दोनों अपने अपने कोर वोट के साथ हैं। नीतीश का पतन लगातार अगर पिछले कुछ सालों में अगर हुआ भी तो उनके विरासत को किसी ने संभालने या उसको हटाने की कोशिश नहीं की। इसके लिए बीजेपी की लीडरशिप भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो आप देखते हैं कि बाकी जगह पे बीजेपी ने अपनी पोजीशनिंग को काफी बदलाव, इवन यूपी या कई जगहों पे बीजेपी जो एक ट्रेडिशनल, जो मतलब अटल बिहारी के बाद भी पहले जो बीजेपी एक अपर कास्ट बनियों की पार्टी के रूप में मानी जाती थी, बाद में अपना काफी एक्सपेंड किया और ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये जो सोशल इंजीनियरिंग था ड्यू टू नीतीश और लालू फैक्टर और रामविलास फैक्टर, बिहार में वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं हो पाई। अभी भी मोर और लेस बिहार में बीजेपी कहीं ना कहीं वो अपर कास्ट इन्फ्लुएंस्ड पार्टी बन के है, क्योंकि नीतीश इनके सहयोगी नीतीश हैं। तो नीतीश अगर अलग हो जाएंगे तो क्या बीजेपी को अभी भी राजनीतिक कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि नीतीश के बिना क्या वो पिछड़ों का वोट ले पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जानते हैं कि नंबर वाइज अगर बिहार में अगर आप पिछड़ा, दलित और मुसलमान के अंदर वोट नहीं मिला तो आप कहीं नहीं है। तो राजनीतिक रूप से क्या कॉन्फिडेंस, आप बताएं कि क्या राजनीतिक रूप से बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस है कि नीतीश के बिना वो पिछड़ों का वोट ले पाएंगे? वो नहीं है। और जगह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ इनको एक्सपेरिमेंट का मौका नहीं मिला। तो अब इसीलिए ये मामले में और दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अब खास करके जो आपने कहा युवाओं में घनघोर अलोकप्रिय हो रहे हैं। किसी भी सर्वे का डाटा देख लीजिए, उनमें एक फेटिक भी है और किसी भी जगह जब 20 साल के बाद आप में थकान एक हो जाती है, कुछ उनके हेल्थ को लेकर, कुछ उनके इश्यूज, कई सारे इश्यूज हुए। तो ये इसीलिए ये इलेक्शन कायदे से आप जानते हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी राम और चिराग, जीतन राम मांझी, ये अपने आप में अगर सभी अपने राजनीतिक पीक पे होते तो कोई इलेक्शन नहीं होता। अभी भी कांग्रेस से सिर्फ शुरुआत 15 दिन में पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो अगर कोई इलेक्शन अभी भी आज की तारीख में भी इवन सर्वेज में कीन कंटेस्ट बताया जा रहा है। अगर आप देखिए, अगर आप 4-5 साल पहले देखिए तो दोनों बहुत ही बेमेल गठबंधन है ना। अगर एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ देखिए तो कोई गठबंधन में कायदे से इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था। फिर भी अगर चुनावी में माना जा रहा है कि इस बार बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तेजस्वी सीएम के चेहरे पर खुलकर क्यों कबूल नहीं हो रहे? पिछली बार भी कुछ इसी तरह की बट की सिचुएशन आई थी और आखिर में जाकर कबूल किया था। मुझे ये मैच फिक्सिंग अधिक लग रहा है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? मुझे मैच फिक्सिंग इसलिए लग रहा है कि जिस तरह के, जैसे मेरी कुछ लीडरशिप बात हो रही है कि देखिए दोनों में क्लियरिटी है कि अगर जीतती है तो तेजस्वी यादव भी सीएम बनेंगे, इसमें तो कोई किसी को इंटरनली बात कीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1। दूसरा, इस बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि अभी भी रिजल्ट जो भी हो, मुस्लिम और यादव जो अराउंड 30+ % वोट है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इस बारे में कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप उससे जीत नहीं पाएंगे। आपको कम से कम 5% आपको एक फ्लोटिंग वोट चाहिए दलित पिछड़ों का। मुझे लग रहा है जो कांग्रेस को रोल दिया गया है कि आप दलितों को मोबिलाइज कीजिए और कुछ जगहों पे आप बाकी ओबीसी या अपर कास्टों को वोट लाइए और आप एक अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी आइए। और आप जब तक ऐड नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार देखा आपने कांग्रेस ने क्या ऐड किया? कुछ भी नहीं ऐड किया। 70 सीटें थी, कुछ भी नहीं मिला। 70 ली थी, 47 ली थी, 47। हाँ, वही बहुत ले ली थी और करीब 16-17 जीत कर आए थे बस। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि इस बार दलितों का बड़ा चंक हमको मिल सकता है। अगर टिकट के नाम पर जहाँ पे हम अपर कास्ट को देंगे या ओबीसी को देंगे तो वहां मुझे मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनिंग है और किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो पार्टी 150 के से ऊपर चुनाव पे लड़ेगी, ऑब्वियस है उसमें कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वही होगा। यहाँ बराबर की बात भी नहीं है। आप खुद देखिए कि पिछली बार से कम सीट पे भी कांग्रेस ने क्लेम किया है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि ठीक है वो अभी हम तय नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर
मेरे नेताओं से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट मुझे कहा कि पिछली बार से हम कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ओके, अच्छा सर, चलिए लास्ट में चलते चलते ये बताइएगा, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है, और फेस्टिव सीजन के बाद ही माना जाए कि बिल्कुल, इस दिवाली और छठ के बाद ही होगा? इस बार कोई विंडो ही नहीं है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट 30 सितंबर से 1-2 अक्टूबर के बीच में होगा। और आप देखिए कि किस तरह से इस बार का विंडो है, करीब दशहरा से 2 अक्टूबर के आसपास है, और उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आप छठ देखेंगे, शायद छठ अक्टूबर के लास्ट में है। 22 अक्टूबर की दिवाली है करीब। 22 नवंबर से पहले विधानसभा गठन होना है, मतलब कि आप 17-18 तारीख तक परिणाम आ जाना है। 5 फेज में तो रहेगा ही। नहीं, 5 फेज नहीं किया जाएगा। अच्छा, 3 फेज में रहेगा इस बार। पिछली बार कोविड था तो इसीलिए 5 फेज किया गया, मैक्सिमम 2 से 3 फेज होगा। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 नवंबर से छठ के 4-5 दिन बाद अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप इस बार 4 नवंबर से लेके 14-15 नवंबर तक इलेक्शन होता हुआ देखेंगे। 2-3 चरण में हो, 17-18 तक परिणाम आ जाएगा कि अब 22 नवंबर तक आपका विधानसभा गठन हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा सर, यानी कि 4 दिन के अंदर ही करना होगा, अगर थोड़ा बहुत नतीजा इधर उधर होगा वो हो जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका पिछली बार महाराष्ट्र में हुआ था तो कहा था कि नहीं, नोटिफाई हो गया तो हो जाएगा सरकार गठन का, कोई इसीलिए नहीं, पलटू राम भी कहा गया ना वहां पर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही इस इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए, और पूरी हमारे दर्शकों को भी आपने सलीके से बताया कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। आप खुद नब्ज पर टटोल कर आए हैं बिहार की, आपने वहां पर जाना है, बातचीत की है, और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और एक बड़ी बात निकल कर सामने है, प्रशांत किशोर को खारिज इस मायने में नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर भले ही खारिज हो जाएं, लेकिन उनके मुद्दे खारिज नहीं किए जा सकते। उनके मुद्दे लोगों के मन में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों पर इस बार बिहार का चुनाव शायद ना हो, और लोग कहीं ना कहीं अपने मुद्दों की बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र नाथ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।